सो लेट्स स्टार्ट सेकंड लेक्चर ऑफ फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था बहुत सारे वोकैब्स, बहुत सारे टर्म्स जो बायोलॉजी में कॉमनली यूज होता है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम अपने लास्ट लेक्चर को रिवाइज करें तो गैस्ट्रो का मतलब था स्टमक, वहीं पर इंटेरॉन का मतलब था इंटेस्टाइन, ऑप्थेल्मो का मतलब था आई, वहीं पर आइटिस का मतलब था सूजन, पल्मोन का मतलब था लंग्स, कार्डियो का मतलब था हार्ट, इयासिस का मतलब था डिसऑर्डर। ऐसे हमने बहुत सारे वोकैब्स देखे थे। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी में इस चीज का कोई मतलब नहीं होता कि अगर आप स्पेलिंग थोड़ी बहुत गलत कर दो या स्पेलिंग को लेकर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में सेम चीज की स्पेलिंग डिफर कर जाती है। इसके बाद हमने सीखा था दो गोल्डन पॉइंट्स, जिसमें हमने देखा था कि संसार का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो धरती पर आया ही इसलिए है फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। मतलब हम धरती पर दो काम करने आए हैं, खाओ पियो जनसंख्या बढ़ाओ। दूसरा गोल्डन पॉइंट था कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में किसी भी प्रकार का चेंज कर सकता है, किसी भी प्रकार का एडाप्टेशन कर सकता है ताकि वो अपनी बॉडी में दो चीज कंजर्व करे। मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में दो चीज बचाना चाहता है, एक पानी, दूसरा एनर्जी। अब यहां पर लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले हम फिलॉसफी के पार्ट सेकंड में एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे जिसे आप इग्नोर कर देते हो, सोचते हो ये हल्की चीज है, पर वो बेहद इंपॉर्टेंट है। इसे हम पहले ही डिस्कस कर ले रहे हैं इसीलिए, ठीक है? तो समझना बेटा, संसार में हमें अभी तक 17 से 18 लाख मतलब 17 से 18 लाख अगर हम मिलियन में कन्वर्ट करें तो 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो 17 मिलियन इज इक्वल टू 1.17 लाख इज इक्वल टू 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन, अर्थात 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज अभी तक खोजी जा चुकी हैं। लेकिन अब इतनी सारी स्पीसीज को पढ़ना काफी मुश्किल है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मैंने कोई स्पीसीज देखी है, ठीक है, अगर मैं मान लो 17 से 18 लाख स्पीसीज है, ठीक है, 17 से 18 लाख स्पीसीज, ठीक है, अच्छे से देखना बेटा, मैंने 17 से 18 लाख इंडिविजुअल नहीं बोले हैं। होमो सैपियन एक स्पीसीज है, मैंगीफेरा इंडिका एक स्पीसीज है, वैसे ही 17 से 18 लाख स्पीसीज अभी तक हम खोज चुके हैं। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई मान लो ये एक बुक है जिसमें होमो सैपियन के सारे कैरेक्टर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये एक बुक है जिसमें मैंगीफेरा इंडिका के सारे कैरेक्टर लिखे हुए हैं, ये एक बुक है जिसमें एजार डायरेक्टिका इंडिका मतलब नीम, ठीक है, नीम के सारे कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं, ये है जिसमें कैनिस फैमिलियरिस के सारे कैरेक्टर लिखे हुए हैं, कैनिस फैमिलियरिस मतलब डॉग, या मान लो ये एक बुक है जिसमें फेलिस डोमेस्टिका मतलब कैट के सारे कैरेक्टर लिखे हुए हैं कि उसकी बॉडी में क्या क्या कैरेक्टर है, कि भाई बाइपिडल लोकोमोशन करती है, भाई अगर हर्ट है तो कितने चैम्बर्ड हर्ट है, या लीफ अगर प्लांट की बात करें लीफ है तो डाइकॉट है या मोनोकॉट है, वेनेशन कैसा है मतलब डाइकॉट लीफ है कि मोनोकॉट लीफ है। भाई डाइकॉट लीफ में आप अभी आगे पढ़ोगे कि डाइकॉट लीफ में वेनेशन रेटिकुलेट होता है, वहीं पर मोनोकॉट में पैरेलल होता है। फिर फाइलोटैक्सी कैसी है, अल्टरनेट है, अपोजिट है या आपकी होल्ड है। तो ये सारी चीजें जो है वो कैरेक्टर्स है जिन पे हम आगे डिस्कस करेंगे। लोड मत लेना अगर तुम्हें फाइलोटैक्सी नहीं पता क्या होती है, गॉट इट, वो हम आगे बातें करेंगे। तो किसी स्पीसीज की बॉडी के जो कैरेक्टर्स है, मान लो उसको लेकर मैंने ऐसे बुक्स बना दी, ठीक है। अब समझना बेटा, 17 से 18 लाख बुक बनेंगी, कॉमन सेंस है। एक स्पीसीज के ऊपर, एक स्पीसीज में जितने कैरेक्टर हैं, भाई अगर मैं अपनी बात करूं, बेटा तुम उधर बैठो सामने, मतलब मैं होमो सैपियन हूं, ठीक है, मैं होमो सैपियन हूं। अगर मैं अपने कैरेक्टर्स की बात करूं तो भाई मेरा हार्ट 4 चैम्बर्ड है, हार्ट मेरा मस्कुलर है, मैं आपका वार्म ब्लडेड हूं, उसके साथ साथ मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी, एक्सटर्नल बॉडी एयर होगा, पिन्ना होगा, ठीक है, विविपेरस होंगे अर्थात हम बच्चे देते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूरी कैरेक्टर की एक लंबी सी लिस्ट होगी जो इस किताब में सेव्ड है, ठीक है। ऐसे फेलिस डोमेस्टिका की, आपका मैंगीफेरा इंडिका की, एजार डायरेक्टिका इंडिका की, कैनिस फैमिलियरिस की, ऐसे 17 से 18 लाख किताबें होंगी। मान लो मैं अफ्रीका के जंगलों में घूम रहा हूं, क्यों घूम रहा हूं ये अलग बात है, घूम रहा हूं ये नोटिस करो, और अकेले हूं ये भी जान लो, और मुझे वहां पर कोई जंतु दिखता है, कोई ऑर्गेनिज्म दिखता है। मैं देखने के बाद सबसे पहले मैं ये सोचूंगा क्या ये ऑर्गेनिज्म खोजा जा चुका है या नहीं खोजा गया है। आप कहोगे सर वो तो हम देख के बता देंगे, कुत्ता बिल्ली हुआ तो हम देख के बता देंगे। अबे कुत्ता बिल्ली देख के बता दोगे, लेकिन 17 से 18 लाख स्पीसीज क्या तुमने देखा है बेटा? हार्डली तुम्हारे आसपास तुम अगर आज तक देखे होगे तो 200 स्पीसीज से ऊपर नहीं देखे होगे, ठीक है। लेकिन टोटल कितनी, 17 से 18 लाख स्पीसीज। अब जो स्पीसीज मुझे अफ्रीका में मिली है वो स्पीसीज मैंने कोई नई खोजी है या वो खोजी जा चुकी है। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, उस स्पीसीज के सारे कैरेक्टर नोट डाउन करूंगा कि भैया ये कैरेक्टर, ये कैरेक्टर, ये कैरेक्टर, ये कैरेक्टर।
अब मैं उसके बाद 17 से 18 लाख स्पीसीज की जो किताबें हैं, ठीक है बेटा, एक स्पीसीज को लेकर मैंने एक बुक बोली, तो बेटा ये बुक्स कहीं लाइब्रेरी में रखी होंगी। अब मैं लाइब्रेरी में जाऊंगा और एक एक किताब खोलकर कैरेक्टर्स मिलाऊंगा, और कितनी बुक्स ऐसे मुझे पलटनी पड़ेंगी? 17 से 18 लाख, अगर बीच में कोई नहीं मिल गया तो। अब 17 से 18 लाख किताबें पलटने में कितना टाइम लगेगा? बेटा बहुत नहीं, हमारे परपोते, हमारे परपरा के जो पोते होंगे वो भी नहीं खोज पाएंगे, ठीक है, कि भैया वो स्पीसीज खोजी गई है या नहीं। तो इस वजह से हमने क्या किया, हमने देखा यार ये तो बड़ा ही टाइम टेकिंग, टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, तो हम कैसे जानेंगे कि कोई स्पीसीज मैंने नहीं खोजी या नहीं खोजी, ठीक है, मतलब वो पहले खोजी जा चुकी है। तो हमने एक जुगाड़ निकाला, हमने कहा यार ह्यूमन में जो है, ह्यूमन में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है, डॉग में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है, मतलब घर, मतलब दिल में 4 कमरे हैं, ठीक है, डॉग में भी 4 कमरे हैं, दिल में 4 चैम्बर है, कैमल में भी 4 कमरे हैं, ठीक है, व्हेल में भी 4 चैम्बर्ड हार्ट है। तो हमने देखा भाई कि ह्यूमन की बात कर लें, रैट की बात कर लें, कैमल की बात कर लें, टाइगर की बात कर लें, लॉयन की बात कर लें, तो बैट की बात कर लें, इन सब में, बैट मतलब चमगादड़, इन सब में एक्सटर्नल बॉडी हेयर्स हैं। हमने देखा सबके सब वार्म ब्लडेड हैं, ठीक है, हमने देखा सबके सबके पास मेमोरी ग्लैंड मौजूद है, मतलब वो मिल्क प्रोड्यूस कर सकते हैं। मैंने देखा भैया ये सब विविपेरस हैं, तो हमने इन सभी को उठाया और एक ग्रुप में रख दिया, और ग्रुप का नाम रख दिया मैमेलिया। क्या रख दिया? मैमेलिया। तो जो मैमेलिया नाम का मैंने ग्रुप बनाया, समझना बेटा, ये फिलॉसफी है बायोलॉजी की, जो मैमेलिया नाम का मैंने ग्रुप बनाया, ये क्या एवे बना दिया? फर्जी ना, जो मैमेलिया ग्रुप है उसके फिक्स कैरेक्टर हैं। आप मैमेलिया ग्रुप में तभी किसी को रख पाओगे जब उसके एक्सटर्नल बॉडी हेयर्स होंगे, जब उसके पिन्ना होगा, जब वो वार्म ब्लडेड होगा। वार्म ब्लडेड कहने का मतलब गरम खून। अच्छा बेटा, वार्म ब्लडेड का मतलब गरम खून नहीं होता है, वार्म ब्लडेड का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकें, वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? वार्म ब्लडेड। ये मत समझना उनका गरम खून होता है, गॉट इट, गरम खून हमारा, वो हम एक्सेप्शन में आते हैं। चलिए आगे बातें करते हैं। तो बेटा वार्म ब्लडेड होने चाहिए, उसके साथ साथ भाई मैमेलिया में अगर तुम्हें इंक्लूड होना है तो तुम्हें ओवीपेरस होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो सारे कैरेक्टर्स हैं, इन सारे कैरेक्टर्स को लेकर मैंने एक ग्रुप बना दिया, जिस ग्रुप का नाम हमने रख दिया मैमेलिया। मैंने कहा भैया मैमेलिया नाम का ये जो ग्रुप है, इसमें बेटा यहां पर ये मैंने बड़ा सा ग्रुप बनाया, ग्रुप का नाम क्या रख दिया? मैमेलिया, ठीक है। अब मान लो मैमेलिया नाम के ग्रुप में मैंने इतने ऑर्गेनिज्म 5 स्पीसीज रख दी, ठीक है, ये एक बड़ा सा ग्रुप है। क्या मैमेलिया ऐसा ग्रुप बना होगा कि हजारों ग्रुप बने होंगे? हजारों ग्रुप बने हैं, लाखों ग्रुप ऐसे बने हैं, लेकिन क्या ये ग्रुप फर्जी बने हुए हैं? नहीं। क्या सिर्फ देखा कि 2 ऑर्गेनिज्म देखने में एक जैसे हैं? ठीक है बेटा, ये सब एनसीईआरटी की लाइनें हैं, चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ड्स की, तो अच्छे से सुनना, मैं पूरा कनेक्ट कर रहा हूं बायोलॉजी के 38 चैप्टर, तो समझना मेरी बात। मैं कह रहा हूं ये जो आपके ग्रुप्स बने हैं, आपको क्या लग रहा है बस 2 ऑर्गेनिज्म देखने में थोड़े उनका कलर मैच किया, आप उठा के उन्हें एक ग्रुप में रख दोगे? नहीं बेटा, बेटा ऐसे तो देखा जाए तो बेटा हम जैसे बहुत गोरे हैं, मान लो, मानने में क्या जा रहा है, और पोलर बियर भी गोरा होता है, तो क्या हमको और पोलर बियर को एक साथ रख दोगे? नहीं, बिल्कुल गलत बात हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जब आप ग्रुपिंग करते हो तो हर एक ग्रुप का जो, जैसे कोई ग्रुप बनाया मैमेलिया, तो मैमेलिया नाम का जो ग्रुप है, ये ग्रुप बेटा एक डिस्टिंक्ट ग्रुप है, इसकी एक पहचान है कि भैया मैमेलिया में अगर आपको मैमेलिया में अगर आप आना चाहते हो तो आपकी एक्सटर्नल बॉडी हेयर्स होने चाहिए। इसे नोट डाउन मत करिएगा प्लीज, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूं, रटना नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल बॉडी हेयर होना चाहिए, पिन्ना होना चाहिए, वार्म ब्लडेड होना चाहिए, इसीलिए मैं घसीट के लिख रहा हूं, आपको नोट नहीं करना, ना आपको कैरेक्टर्स याद करने हैं, मैं बस एक चीज सिखाने वाला हूं। वार्म ब्लडेड होना चाहिए, उसके साथ साथ ओवीपेरस होना चाहिए, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड होना चाहिए। चलो, तो अब मान लो मुझे वो जो जंगल में ऑर्गेनिज्म मिला, ठीक है, अब वो जो मुझे जंगल में ऑर्गेनिज्म मिला, उस ऑर्गेनिज्म के पास ये सारे कैरेक्टर थे, ठीक है। अब क्या हुआ, वो जो लाखों ग्रुप मैमेलिया के अलावा हैं, मैं उन्हें छोड़ दूंगा या नहीं छोड़ूंगा? छोड़ दूंगा, क्योंकि भाई कैरेक्टर उसके किससे मैच करना है? मैमेलिया से। अब मेरा ढूंढना हो गया आसान, अब मुझे 17 से 18 लाख स्पीसीज में नहीं खोजना है, अब मुझे इन्हीं 5 में देखना है, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर मैच कर रहे हैं। समझ में आया? अब मान लो ये तीसरे वाले से उसके कैरेक्टर मैच हो गए, तो हम क्या कहेंगे? ऑर्गेनिज्म खोज लिए, पहले खोजा जा चुका है कि नहीं खोजा गया है? खोजा जा चुका है, इतनी बातें एकदम क्लियर। अब समझना, लेकिन मान लो ये सारे कैरेक्टर तो मैच कर रहे हैं, लेकिन कुछ और कैरेक्टर्स थे जिसकी वजह से ये वो ऑर्गेनिज्म इन 5 से नहीं मैच कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे? सर है तो इसी ग्रुप का,
लेकिन हमें लग रहा है शायद हमने नई स्पीसीज की खोज कर ली है। गॉट इट? अब क्या हुआ, मेरी बात अच्छे से समझना बेटा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो हमने 17 से 18 लाख स्पीसीज को क्लासिफाई कर दिया, ग्रुप बना दिए ताकि पढ़ने में मुश्किल हो। क्या हो? पहले सर मुश्किल था, अब आसान हो गया। इतनी बातें एकदम क्लियर है। तो चलो बेटा, तो हमने क्या किया, संसार में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, अच्छे से समझिएगा, संसार में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सभी ऑर्गेनिज्म को हमने क्या किया, उन सभी स्पीसीज को हमने डिवाइड किया 5 ग्रुप में। ठीक है, 5 ग्रुप में। किस बेस पर बांटा है? देखो, जब भी तुमसे कोई टीचर कहता है कि भैया मैंने फलाने चीज को 2 भागों में बांट दिया, एग्जांपल के तौर पर मैंने टिश्यू को 2 भागों में बांटा। कभी तुम्हें जब एनाटॉमी पढ़ोगे, एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, तो जब तुम वो पढ़ोगे तो तुम वहां पर देखोगे कि वहां पर हम ग्रुप्स में बांटते हैं चीजों को। ठीक है, जैसे टिश्यू को बांटोगे एक बार मेरिस्मेटिक और परमानेंट में। ठीक है, फिर तुम और टिश्यू बांटते हो, टिश्यू जब आप एनिमल पढ़ते हो फिर आप 4 भागों में बांट देते हो, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल। ये चीजें याद मत करना, ये फिलॉसफी सिखा रहा हूं, सिर्फ सुनते रहो, मेरी बात सुनते रहो, सीखते चले जाओगे। तो बेटा जैसे हम टिश्यू को बांट रहे हैं तो अलग अलग जगहों पर जो हमारा बांटने का तरीका होता है वो अलग अलग होता है, क्राइटेरिया। ठीक है, जब भी मैं क्लास में बोलूं कि मैंने किसी चीज को बांटा, किसी चीज को डिवाइड किया, तो आपका पहला सवाल होना चाहिए सर बेस क्या है। अगर मैं बोलूं मैं इस क्लास को अगर मैं कहूं मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो तुम्हारा पहला सवाल होना चाहिए किस बेस पर आप डिवाइड कर रहे हो। जेंडर बेस पर, मेल फीमेल, हाइट के बेस पर कर रहे हो, ठीक है, या आप नॉलेज लेवल के बेस पर कर रहे हो। तो पहला चीज क्या होना चाहिए, आधार क्या है। हमेशा पूरे साल याद रखना कि पहली चीज, जब भी मैं किसी चीज को डिवाइड करूं तो पहला क्वेश्चन आपका होगा किस बेस पर डिवाइड किया। तो हमने संसार के सभी ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, कि कौन कितना ज्यादा डेवलप है, इस आधार पर हमने 17 से 18 लाख स्पीसीज को, 17 से 18 लाख स्पीसीज मतलब ये ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है। ठीक है, इस ग्रुप को मतलब इसमें सभी क्या आ गए आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमने इस ग्रुप को क्या किया, 17 से 18 लाख स्पीसीज को 5 छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया ताकि पढ़ने में क्या हो, आसानी हो। अब अभी इसी को बेटा बाद में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर आएगा, चैप्टर नंबर 2, अभी बस इतना ही जानो। तो हमने किस में बांटा, देखना बेटा, हमने एक ग्रुप बनाया मोनेरा। अब बताओ, अगर मोनेरा नाम का ग्रुप बनाया, एम बना दिया कि मोनेरा के कुछ फिक्स कैरेक्टर होंगे, फिक्स कैरेक्टर होंगे पक्का। अब बस मैं तुम्हें हल्का सा बता रहा हूं, ठीक है, रटना नहीं। जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, क्या बोला, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स, वो सब के सब आपके रखे गए हैं मोनेरा में। तो अब मेरा एक सवाल है कि मान लो मैंने एक ऑर्गेनिज्म खोजा और माइक्रोस्कोप से मैंने देखा वो यूनिसेलुलर है, ठीक है, लेकिन यूकैरियोट है, तो क्या आप मोनेरा देखोगे? नहीं देखोगे, है ना बेटा। ये जो बाकी चारों ग्रुप हैं, अभी इनका नाम लिखूंगा मैं, ये ग्रुप यूकैरियोट्स के होते हैं। ठीक है, बस सीखते जाना, अभी कुछ पढ़ नहीं रहे हो, फिलॉसफी सीख रहे हो। अब देखो, किसी चीज को बांटने से, डिवाइड करने से फायदा क्या है, लाभ क्या है, इसको सीखना अच्छे से। अब अगर मैंने बोला कि मैंने एक ऑर्गेनिज्म खोजा जो आपका यूनिसेलुलर है और प्रोकैरियोट है, तो बताओ उस ऑर्गेनिज्म की, उस ऑर्गेनिज्म को किस में खोजोगे, मोनेरा में कि इन चारों में? मोनेरा में हमारा फायदा हुआ। अब इन चारों को हमें क्या है, देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा? इन चारों को देखोगे, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, इन चारों को देखोगे, मोनेरा को सिर्फ देखोगे, है ना। तो सिर्फ मोनेरा को देखोगे, इससे फायदा क्या हुआ, इतनी सारी स्पीसीज जो इन ग्रुप में है, हमें पता चल गया जो स्पीसीज में देख रहा हूं, जो ऑर्गेनिज्म मैं अपने सामने देख रहा हूं, वो इन चारों में नहीं है। इससे हमारा काम आसान हो गया, क्लियर। अब सिर्फ हम मोनेरा को देखेंगे क्योंकि प्रोकैरियोट किस में रखे गए, सिर्फ मोनेरा में। अब बेटा ऐसे ही दूसरा ग्रुप, बेटा लेकिन मैं कैरेक्टर्स यहां बता नहीं रहा हूं आपको, इस चीज को क्लियर रखना, सिर्फ फिलॉसफी चल रही है। अगला बेटा ग्रुप हमने रखा प्रोटिस्टा, ठीक है। ऐसे हमने एक ग्रुप बनाया फंजाई, और ऐसे ही एक ग्रुप बनाया आपका प्लांट्स, जिसे हम प्लांटी बोलते हैं, या और ऐसे एक ग्रुप बनाया एनिमेलिया, या जिसे हम सिंपली क्या कह देते हैं, एनिमल। ठीक है, तो बेटा मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल। ठीक है, अब अच्छे से समझना। अब हमने क्या किया कि बेटा मोनेरा में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म होगा, एक सिंगल स्पीसीज होगी कि बहुत सारी स्पीसीज होगी। तो अब उतनी सारी स्पीसीज में भी ढूंढना मुश्किल है, तो हमने कुछ कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर, खास कैरेक्टर लेकर इसमें भी क्या किया, डिवीजन किया। इतनी बातें एकदम क्लियर। एक एग्जांपल भी दे देता हूं, समझना। मोनेरा को हमने डिवाइड किया आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया, 2 ग्रुप में, 2 छोटे छोटे ग्रुप। मतलब आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया किस में आते हैं, मोनेरा में।
अब मेरी बात अच्छे से समझना, तुम्हें पता है नहीं पता इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी जितना बता रहा हूं उतना दिमाग में रखो। यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है, किसमें रखोगे? मोनेरा में। ठीक है, जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा तो इससे फिर डिटेल में समझाऊंगा कैसे बांटा गया है। अब यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट रखा गया मोनेरा में, लेकिन यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, ठीक है, ये तो कॉमन फीचर हुआ, मतलब कोई भी मोनेरा में तभी रखा जाएगा जब वो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है। तो मेरा सवाल है, आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में जितने भी स्पीसीज रखी गई हैं वो यूनिसेलुलर हैं कि मल्टीसेलुलर? क्यों? क्योंकि मोनेरा का फिक्स कैरेक्टर क्या है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इसमें रखे जाएंगे। अब आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया प्रोकैरियोट होगा या यूकैरियोट? प्रोकैरियोट। सोचो इस चीज को, लाखों स्पीसीज आपकी आर्कीबैक्टीरिया में, ठीक है, अरे हजारों ले लो, यूबैक्टीरिया में हजारों स्पीसीज, तुम्हें हजारों स्पीसीज का कैरेक्टर खट से पता चल गया। सिर्फ तुमको इतना अगर मैं बता दूं मोनेरा से बिलोंग करता है, तुम तुरंत बोल दोगे क्या है? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। इतनी बात एकदम क्लियर? पक्का? चलो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है, शायद नाम ना सुना हो, ठीक है, सुना है? ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस नहीं सुना है, बस तुम हमसे इतना पूछ लो, सर किसमें रखा गया है? पूछो पूछो, अबे पैसा नहीं लग रहा, पूछो। इसको मैंने रखा है बेटा मोनेरा में, तो बताओ यूनिसेलुलर है कि मल्टीसेलुलर है? प्रोकैरियोट है कि यूकैरियोट है? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें घंटा कुछ नहीं पता है, तुम्हें इतना पता है कि मोनेरा का कैरेक्टर है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट। तो इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा XYZ, कोई भी होगा, उसे किसमें रखोगे? फिर समझ जाओगे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक कैरेक्टर है। गॉट इट? अब मेरा एक सवाल है तुमसे, सवाल बताने से पहले मैं तुम्हें बताऊंगा आर्कीबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में भाई किसी चीज को डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, किसी ग्रुप को बना रहे हो, एवे की एक फिक्स कैरेक्टर लेके, फिक्स कैरेक्टर, हर एक ग्रुप की अपनी एक पहचान है, एक एंटिटी है, एंटिटी मतलब पहचान। अब समझना बेटा, जितने भी हार्श कंडीशन में जो ऐसे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट जो हार्श कंडीशन में रहते हैं, ऐसे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट जो हार्श कंडीशन कहने का मतलब जिसमें नॉर्मल ऑर्गेनिज्म ना रह पाए, जैसे बहुत एसिडिक एनवायरनमेंट है, या बहुत हाई टेम्परेचर में रह रहा हो, या मार्शी एरियाज में रह रहा हो, मतलब दलदली इलाकों में रह रहा हो, है ना, तो उन्हें रखा गया है आर्कीबैक्टीरिया में। ठीक है, सबसे पहले क्या पकड़ेंगे कि यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट है या नहीं, उसके बाद अगर हार्श कंडीशन में तो किसमें रखोगे? आर्कीबैक्टीरिया। पक्का? और अगर वो नॉर्मल कंडीशन में रह रहा है और उसकी सेल वॉल रिजिड है, क्या बोला? नॉर्मल कंडीशन में रह रहा हो और सेल वॉल रिजिड है, तो वो किसमें रखा जाएगा? यूबैक्टीरिया में। इतनी बातें एकदम क्लियर? रटना मत, पढ़ा नहीं रहा हूं, फिलॉसफी सिखा रहा हूं कि फायदा क्या हुआ डिवाइड करने से। अब मेरा एक सवाल है, चलो अगर नाम सुने हो तो अच्छी बात है, नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं। एक ऑर्गेनिज्म है मिथैनोफिलस। क्या बोला? मिथैनोफिलस। क्या बोला? मिथैनोफिलस। ओके, अब मेरा एक सवाल है कि बताओ मिथैनोफिलस के कैरेक्टर क्या है। तुम बस हमसे इतना पूछोगे कि सर बताओ कहां रखा गया है। पूछो पहले कहां रखा गया है। बेटा लिविंग ऑर्गेनिज्म में रखा गया है, वो तो कॉमन सेंस की बात है, रखा जाएगा। ठीक है, अच्छा अब पूछो, बोलो सर लिविंग ऑर्गेनिज्म में किस ग्रुप में रखा गया है? हाँ, किस ग्रुप में रखा गया? तेज बोलो, लड़कियों जैसे बोल रहा है। हाँ, मोनेरा में रखा गया है। अब बताओ मिथैनोफिलस क्या है? यूनिसेलुलर है या नहीं है? यस सर। प्रोकैरियोट, यूकैरियोट? प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट। पक्का? अच्छा चलो, अब मेरा एक सवाल है, मिथैनोफिलस जो है वो मार्शी एरियाज में पाए जा सकते हैं, दलदली इलाकों में। मतलब क्या दलदली इलाके फेवरेबल जो जगह होती है क्या? तो बताओ आर्कीबैक्टीरिया में रखे गए होंगे, यूबैक्टीरिया में? खत्म। तो ये है क्लासिफिकेशन का फायदा, जिससे हम क्या करते हैं कि पूरे ग्रुप का कैरेक्टर हर ऑर्गेनिज्म पर अप्लाई होगा जो उस पर रखे गए हैं। और इससे क्या है, ग्रुप का कैरेक्टर याद करने से हम हजारों स्पीसीज का कैरेक्टर खट से याद कर लेते हैं। इतनी बातें एकदम क्लियर? चल, अभी मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि जो मैमेलिया है, मतलब मैमल्स, ठीक है, मैमल्स एक ग्रुप है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग स्पीसीज का एक ग्रुप। स्पीसीज बोल दिया तो लिविंग ही समझना। ठीक है, अगला अब समझना, मैंने कहा मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड पाई जाती है, कैरेक्टर है ना। अच्छा, आज तक तुमने कभी, ये बताओ, आज तक तुमने कभी मैमल देखा है? यस सर। देखा है? यस सर। पक्का? सर। हम कभी भी, गलत जवाब है, हम कभी भी मैमल नहीं देखे हैं। दिखाओ मैमल कहां है? नहीं सर, मैमल में जो मैं होमोसेपियन हूं, मैं मैमल नहीं हूं, समझना। एनसीईआरटी की लाइन है, क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, हम कभी भी स्पीसीज के अलावा
कुछ नहीं देखते हैं। ये सारे ग्रुप मैंने बनाए हैं, मैंने मतलब इंसानों ने बनाए हैं, ठीक है। ये जो बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें संसार की सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं, ठीक है, इसे किसने बनाया है? इंसान ने। मैमल हमें नहीं दिखता, हमें मोनेरा नाम की कोई चीज नहीं दिखती। अगर मैं तुमसे कहूं दिखाओ मोनेरा, क्या दिखाओगे? घंटा, कुछ ना दिखेगा। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं होमो सैपियन, कहोगे सर आप हो, ठीक है, मानते हो या नहीं? चलो आप हो। अगर मैं तुमसे बोलूं पैंथेरा लियो मतलब लॉयन, पैंथेरा लियो लॉयन का बोटेनिकल नेम है, हाँ या ना? यस सर। जूलॉजिकल नेम है, बोटेनिकल नहीं। क्लियर? अबे लॉयन जूलॉजी में पढ़ोगे ना, एनिमल है, ठीक है। चलो अब बताओ, अगर मैं कहूं पैंथेरा लियो, देखा है? पैंथेरा लियो, यस सर देखा है। सामने देख रहा होगा, है ना? अरे देखो हम है, ठीक है। अब मेरी बात समझना कि हम स्पीसीज को ही देखते हैं। ये आपका नीट का आया हुआ सवाल है कि स्पीसीज एक ऐसी चीज है जिसका रियल एग्जिस्टेंस है, जो एग्जिस्ट करती है। बाकी ये जितने ग्रुप हैं ये सब हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी सुविधा के लिए बनाया है। गॉट इट? अब मेरी बात समझना, मैंने क्या कहा? मैमल्स नाम का जो ग्रुप है इसके पास क्या होगा? मैमरी ग्लैंड्स होंगी, ठीक है, एक्सटर्नल बॉडी हेयर, निपोरा, झाम्स, ये सारे होंगे, ठीक है। चलो अब मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल पूछ रहा हूं। चलो बताओ, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सुने हो तो अच्छी बात है, नहीं सुने हो तो कोई बात नहीं। एक ऑर्गेनिज्म है टेरोपस। क्या है? टेरोपस। सुना कभी? नो सर। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही ईमानदारी से बोल दिया करो तभी सीख पाओगे। टेरोपस नाम का एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। बताओ टेरोपस के कैरेक्टर पता है तुम्हें? सर यस सर, अगर सर मैमल में होगा तो सर। नहीं, तुम्हें कैसे पता बे मैमल में है? अच्छा सर, अब ऐसे नहीं पता सर। अच्छा अगर मैं तुम्हें ग्रुप बता दूं तो? यस सर, तो बताओ। पक्का? यस सर। चलो ग्रुप है उसका, उसे रखा गया है एनिमल में, तो इसका मतलब हेट्रोट्रोपिक होगा कि ऑटोट्रोपिक? ऑटोट्रोपिक, वो सॉरी हेटेरोट्रोपिक वो सर। हेट्रोट्रोपिक। घबराते क्यों हो भाई? ठीक है, फ्री में थोड़ी पढ़ रहे हो, ठीक, घबराओ नहीं, अच्छे से सीख के जाओ। हर एक चीज, हर एक बात एकदम क्लैरिटी से क्लियर करो, बार बार ना पढ़ो, एक बार पढ़ो, ढंग से पढ़ो, ठीक है। चल, तुम्हें पता है, सभी बच्चों को पता है कि भैया एनिमल्स जो हैं वो क्या है? जितने भी एनिमल्स हैं सब हेटेरोट्रोपिक हैं। जैसे मैंने कहा टेरोपस एक एनिमल है, तुरंत तुम लोगों ने क्या बोला कि ये पक्का हेटेरोट्रोपिक है। देखो टेरोपस के कैरेक्टर तुम्हें कितने क्लियर हैं। देखो टेरोपस को लेकर पहली बात तुमने बोल दिया कि ये क्या है? हेटेरोट्रोपिक। क्लियर? चलो अभी तुमने कभी देखा भी नहीं है, सिर्फ ग्रुप का नाम ले रहा हूं और देखो तुम कितने कैरेक्टर सुनाते चले जाओगे, ठीक? देखना बेटा, अब मैं कह रहा हूं टेरोपस को मैमेलिया ग्रुप में भी रखा गया है, ठीक है। एक ही चीज को कई ग्रुप में रखा जा सकता है, ठीक है भाई, उसके कैरेक्टर जिससे जिससे मैच करेंगे और अभी सीखेंगे बाद में हम, ठीक है। अब बताओ अगर मैमेलिया में रखा गया तो बताओ टेरोपस के पास एक्सटर्नल बॉडी हेयर होगा या नहीं होगा? पिन्ना होगा या नहीं होगा? मैमेरी ग्लैंड होगी या नहीं होगी? अंडा देगा, बच्चा देगा? बच्चा देगा। पक्का? श्योर हो? देते हो? अच्छा अगला ये बताओ बेटा कि टेरोपस में जो है आपकी मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी? सोच लो, वार्म ब्लडेड, कोल्ड ब्लडेड? तुम घंटा कुछ नहीं बता रहे हो, तुम यही कैरेक्टर उठा के यहां पर पेल दे रहे हो, हाँ या ना? तो ये हुआ फायदा, ये हुआ ग्रुपिंग्स का फायदा। इतनी बातें एकदम क्लियर? इस तरीके से हमारी बायो स्टैंड करती है, ठीक है। अब बेटा यहां पर मैंने पहले क्या दिखाया आपको कि पहले हमने देखा कि हमने सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए, ठीक है। अच्छा बताओ एनिमल कोई छोटा मोटा ग्रुप होगा कि बहुत बड़ा ग्रुप होगा? बहुत बड़ा ग्रुप होगा, एक्सेप्टेड। तो इतने बड़े ग्रुप में भी किसी ऑर्गेनिज्म को खोजना, क्योंकि अभी मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि अगर टोटल 17 से 18 लाख स्पीसीज हैं, मतलब 1.7 से 1.8 मिलियन, तो इसमें 1.2 मिलियन एनिमल्स हैं। एनिमल्स की स्पीसीज मतलब 12 लाख एनिमल है। कितने? 12 लाख, 12 लाख एनिमल्स की स्पीसीज हैं। स्पीसीज बोला, इंडिविजुअल नहीं। होमो सैपियन एक स्पीसीज है, इंडिविजुअल की बात करो तो हम तो 7 अरब का आंकड़ा डाल चुके हैं, है ना? तो चलो अब मेरी बात समझना, तो बेटा 12 लाख एनिमल है, 12 लाख एनिमल की स्पीसीज में भी किसी एनिमल को खोजना, अगर आप जंगल में जाते हो और कोई एनिमल मिलता है आपको, कोई जानवर मिलता है तो उसके गुण आपने लिख लिए, कैरेक्टर्स लिख लिए, तो उसमें भी खोजना मुश्किल है कि आसान है? बहुत मुश्किल है। हाँ उससे आसान है, इस ग्रुप में ढूंढना ज्यादा मुश्किल था भाई। इस ग्रुप में तो और ऑर्गेनिज्म थे, लेकिन इस ग्रुप में ढूंढना इसकी तुलना में कम है। कम मतलब आसान है, लेकिन अभी भी बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए हमने इस एनिमल किंगडम को, बेटा हम इन्हें किंगडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंगडम। किंगडम क्या होता है ये सारी बातें हम आगे करेंगे, ठीक है। अब क्या है, किंगडम एक कॉमन टर्म दिया जाता है, ठीक है। किंगडम
इन सभी ग्रुप्स के लिए, इन सभी बड़े ग्रुप्स के लिए, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। अभी हम आगे बात करेंगे कैटेगरी, टैक्सॉन, इन सब में डिफरेंसेस क्या है, ये सारी चीजें हम चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड में करेंगे। तो बेटा ये जो एनिमल नाम का ग्रुप बनाया हमने, इस एनिमल नाम के ग्रुप को हमने डिवाइड किया, हमने बांटा। क्या फर्जी बांट देंगे या कैरेक्टर्स के बेस पर? कैरेक्टर्स के बेस पर। क्या कोई भी ग्रुप फर्जी बना दिया जाता है? अच्छा, अब मैं आपको एक बात यहां पर सिखा रहा हूं, सभी बच्चे अच्छे से सीखेंगे कि बेटा कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप है, ठीक है, बायोलॉजिकल ग्रुप कोई भी हो, ठीक है, चाहे आप बात करो आर्की बैक्टीरिया का, वो भी एक बायोलॉजिकल ग्रुप है, मतलब जिसमें स्पीसीज रहती हो, चाहे आप बात करो यू बैक्टीरिया की, चाहे आप बात करो मोनेरा की, चाहे आप बात करो माइकोप्लाज्मा की, चाहे आप बात करो प्रोटिस्टा की, चाहे आप बात करो आपका क्राइसोफाइट की, डायनोफ्लैगेलेट की, यूग्लेनॉइड की, स्लाइम मोल्ड की, प्रोटोजोवन की, प्रोटोजोवन में भी आपका अमीबॉइड, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, स्पोरोजोवन, चाहे आप बात करो फंजाई के ग्रुप की, चाहे आप बात करो फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियोमाइस्टीज, ड्यूटेरोमाइस्टीज, चाहे आप बात करो प्लांटी की, चाहे प्लांटी में आप एल्गी, फंजाई, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो की बात करो, चाहे एल्गी के अंदर जो ग्रुप्स बनाए गए उनकी बात करो, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, चाहे ब्रायो के अंदर जो ग्रुप्स बनाए गए उनकी बात करो, हॉर्नवॉर्ट, लिवरवॉर्ट, मोसेस, चाहे टेरिडो के अंदर जो ग्रुप्स बनाए गए आप उनकी बात करो, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, चाहे जिम्नो के अंदर जो ग्रुप बनाए गए हैं या एंजियो के अंदर मोनोकॉट, डाइकॉट ग्रुप बनाए गए हैं, या आप अगर बात करो आप एनिमल नाम के ग्रुप की, या बात करो एनिमल के अंदर अगर हम बात करें तो आपके फाइलम्स बनाए गए हैं बहुत सारे, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, पेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉडेटा, ठीक है, ये सब के सब क्या है? बायोलॉजिकल ग्रुप्स। तो ये जितने भी बायोलॉजिकल ग्रुप्स हैं ये सब के सब कहलाते हैं टैक्सॉन। क्या कहलाते हैं? टैक्सॉन। कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप, एनी बायोलॉजिकल ग्रुप इज टैक्सॉन। ये बताओ होमो सैपियन एक टैक्सॉन है या नहीं है? है कि बिल्कुल है, क्योंकि इसमें भी बेटा देखा जाए तो होमो सैपियन में अकेला थोड़ी हूं, इसमें भी तो 7 अरब हमारे साथी हैं, ठीक है। तो कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप क्या कहलाता है? आपका टैक्सॉन। इतनी बातें एकदम क्लियर? तो चलो मुझे बताओ एक बार, भले आप, मैं समझ सकता हूं आपको ये नाम हो सकता है इस फ्लुएंसी से ना याद हो, क्योंकि अभी हम फिलॉसफी सीख रहे हैं। फिलॉसफी का मतलब चीजों को रटना नहीं है, चीजों को फील करना है, ठीक है। तो इसमें आपको फैक्ट्स, डाटा जो सुन रहे हो बस सुनते रहो, हाँ 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 करते रहो, ठीक है। अब बताओ जल्दी, मोनेरा टैक्सॉन है या नहीं है? प्रोटिस्टा, फंजाई, बौजाई, नहीं, चलो प्लांटी, एनिमेलिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा ग्रुप है। कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप टैक्सॉन। मैं बोलूं बायोलॉजिकल ग्रुप, तुम खट से आंसर बोलो टैक्सॉन। प्रोटिस्टा टैक्सॉन है। क्राइसोफाइट, जल्दी जल्दी, डायनोफ्लैगेलेट, यूग्लेनॉइड, स्लाइम मोल्ड, अमीबॉइड प्रोटोजोवन, सीलिएटेड प्रोटोजोवन, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन, स्पोरोजोवन, प्रोटिस्टा, प्रोटोजोवन, फंजाई, फाइकोमाइस्टीज, एस्कोमाइस्टीज, बेसिडियो, ड्यूटेरो, प्लांटी, एल्गी, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ब्रायो, हॉर्नवॉर्ट, लिवरवॉर्ट, मोसेस, टैक्सॉन, टेरिडोफाइट, टेरोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरोप्सिडा, टैक्सॉन, जिम्नोस्पर्म, टैक्सॉन, मोनोकॉट, डाइकॉट, एंजियोस्पर्म, टैक्सॉन, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, पेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथिस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कॉडेटा, ये सब के सब बायोलॉजिकल ग्रुप हैं। और कोई भी बायोलॉजिकल ग्रुप क्या कहलाएगा? टैक्सॉन। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? ओके, नाउ ये मैंने बनाया एक बड़ा सा ग्रुप जिसका नाम क्या है? एनिमल किंगडम, या सिंपली बोलो आप एनिमल्स, ठीक है, या एनिमेलिया। कई जगह आपको एनिमेलिया लिखा मिलेगा, ठीक है। बात वही, एनिमल बोलो, एनिमेलिया बोलो, टेंशन नहीं लो, बात वही। एनिमेलिया थोड़ा सा बायोलॉजिकल टर्म है, ठीक है। अब बेटा एनिमेलिया नाम का ये ग्रुप बताओ टैक्सॉन है या नहीं है? यस सर। क्यों? क्योंकि सर बायोलॉजिकल ग्रुप, एनी बायोलॉजिकल ग्रुप इज टैक्सॉन। गॉट इट? चलो, तो ये हो गया आपका टैक्सॉन। अब बताओ 12 लाख एनिमल की स्पीसीज है। क्या इतना आसान होगा अगर मैं अफ्रीका के जंगल में जाऊं और मैं किसी को, मान लो अब भाई साहब जरा खड़े हो जाइए जी, तो अभी क्या है, थोड़ा इधर आइए, आइए, कोई बात नहीं, आइए, कोई दिक्कत नहीं, आइए। अब मान लो अफ्रीका के जंगल में हमें भैया मिले, ठीक है, ये होमो सैपियन नहीं समझना है आपको, ये होमो सैपियन नहीं है, ठीक है, ये मतलब समझ रहे हो ना। मान लो ये हमें एक जानवर मिले, है ना। अब मैं क्या करूंगा, इन्हें देखते ही मुझे क्या पता ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, ये अभी तक खोजा गया है या नहीं खोजा गया है, ठीक है। अब सब लोग कहोगे नहीं सर इंसान है, होमो सैपियन। अबे समझो, मानो
हमें नहीं पता, ठीक है। लेट अस सपोज ये है x, ठीक है। किस पे, सुनिए हम क्या कह रहे हैं। अब बेटा हमने इनके कैरेक्टर्स लिखना चालू किया, ठीक है। भैया जरा इधर देखिए, बच्चे भी कैरेक्टर लिखेंगे, ठीक है। आंखें कितनी, 2, दोनों आंखें सामने, ठीक है। अच्छा बाइनोकुलर विजन, सामने देखते हैं, ठीक है। नाक 1, नथने 2, दांत दिखाइए, कमला पसंदी 32, ठीक है। इस तरीके से बाइपिडल लोकोमोशन, क्योंकि 2 पैरों पर चलते हैं। हार्ट में चैम्बर कितने, 4, ठीक है। लंग्स के थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं। स्टमक इनका जे शेप, आपको घंटा कैरेक्टर ना पता हो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट, प्रेजेंट या एब्सेंट, प्रेजेंट बट नॉन फंक्शनल, ठीक है, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बच्चा देते हैं अंडा, जल्दी बताइए, बच्चा अंडा, मुस्कुराना नहीं, बच्चा की अंडा, बच्चा देते हैं। अरे क्या बात है, इधर देखना, सही है, देते रहिए। इधर देखिए, तो भैया बच्चा देते हैं, देखें भाई एक्सटर्नल बॉडी एयर है, पिन्ना है, ठीक है। अब ये सारी चीजें देखें, ब्रेन कैपेसिटी अच्छी खासी, देखें पीछे रीढ़ की हड्डी है, पीछे बस रीढ़ की हड्डी देखनी है, रीढ़ की हड्डी मौजूद है, ये सारे कैरेक्टर में लिख लिया। अब हो गया सर जी, धन्यवाद। अब इतने सारे कैरेक्टर्स मैंने लिख लिया। अब ये सारे कैरेक्टर मैंने एक पेज पर लिख लिया। अब अगर मैं 12 लाख स्पीशीज में ढूंढूंगा तो समय ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो क्यों ना मैं इस ग्रुप को भी छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दूं, ऐसे कर दूं फर्जी की हर ग्रुप का एक फिक्स कैरेक्टर होगा। वेरी गुड। अब हमने क्या किया, इस बहुत बड़े ग्रुप एनिमल को हमने डिवाइड किया टोटल 11 पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में, 11, और जिसमें हर एक पार्ट का कैरेक्टर फिक्स होगा। और उन कैरेक्टर को हम पढ़ेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम पेज नंबर 60, वहां पर इसकी पूरी चार्ट पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। अब मेरी बात अच्छे से समझिएगा। तो हमने क्या किया, एनिमल ग्रुप को टोटल 11 छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया, ठीक है। पहला ग्रुप जो हम पढ़ेंगे वो है पोरीफेरा, ठीक है। ये 24 घंटे आपको याद होना चाहिए। मुझे पता है आप में से कई लोग कहेंगे सर हाँ मुझे याद है, पोरीफेरा के बाद सर सिलेंट्रेटा के बाद सर टीनोफोरा। नहीं बेटा, 15 लाख लोग हैं जिसमें 20 से 30 हजार कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनमें आ और ओ नहीं निकलता, जो एक सांस में सुनाते हैं। मतलब ये आपको 24 घंटे तकिया कलाम की तरह याद होना चाहिए। ऐसे नहीं पोरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटी नहीं बेटा, फिर एग्जाम से भाग जाओगे, बाहर हो जाओगे। मेरी बात समझना। तो बेटा इसको एकदम फ्लो में याद रखना। तो पहला क्या हुआ, पोरीफेरा। दूसरा क्या हुआ, सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा को ही बेटा हम लोग निडेरिया बोलते हैं, ठीक है। हमने एनिमल नाम के ग्रुप को डिवाइड किया है, ठीक है। तीसरा हो गया आपका टीनोफोरा। अगला हो गया आपका प्लेटी हेलमिंथीज, साथ में छापो, बैठो नहीं। अगला है एस्केल मिंथीज। अगला है आपका एना लीडा। नेक्स्ट इज आर्थ्रोपोडा। अगला ग्रुप हमने नाम दिया आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का। कौन सा इसका, मोलस्का। फिर अगला आपका आया इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बाद आपका आएगा हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के बाद आपका लास्ट ग्रुप आएगा कॉर्डेटा। इसको जल्दी से छापिए पहले। तो हमने क्या किया, एनिमल नाम के एक बड़े से ग्रुप को, समझिएगा, हमने क्या किया, एनिमल नाम के एक बड़े से ग्रुप को कैरेक्टर्स के बेस पर छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट दिया, ठीक है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि पोरीफेरा की पोरस बॉडी होती है और एसिमेट्रिकल नेचर होता है, ये सारी चीज हम आगे करेंगे। पहला काम है इन ग्रुप्स के नाम बिल्कुल सीक्वेंस में याद करना, ठीक है। अब अगर याद हो गया अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उसके बाद भी तरीका आप यही अपनाएंगे। पोरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, ये तीनों एक साथ याद करेंगे, ठीक है। अगर आपको जो कहूं वो करते जाइए बस, ठीक है। प्लेटियलमेंथीज और एस्केलमेंथीज ये आप एक साथ याद करेंगे। एनालिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का एक साथ याद करेंगे। और इकाइनोडर्मेटा आधा कॉर्डेटा मतलब हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा एक साथ याद करेंगे। तभी हम इन 11 ग्रुप को याद कर पाएंगे, ठीक है। समझना, मेरे साथ साथ बोलिएगा पोरीफेरा। जहां पर भी बैठे हो शर्माओ मत, बुलंदी से बोलो, एकदम बोलो पोरीफेरा। तेज बोलो, मुर्दे की तरह बोल रहा है। पोरीफेरा और तेज, पोरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा
पोरीफेरा, पोरीफेरा, अरे अरे बाप रे बाप, सब लोग बोलो। पोरीफेरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, टिनोफोरा, पोरीफेरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, टिनोफोरा, प्लेटियलमेंथीस, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथीस, प्लेटियलमेंथीस, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथीस, एस्केलमेंथिस, प्लेटियलमेंथीस, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथीस, मेंथिस, एस्केलमेंथीस, एस्केलमेंथिस, पोरीफेरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथीस, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथीस, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, पोरीफेरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथीस, प्लेटियलमेंथिस, एस्केलमेंथीस, एस्केलमेंथिस, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, जैसे बोले वैसे बोलो, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मोलस्का पे स्ट्रेस दो, मोलस्का, पोरीफेरा, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथीस, एस्केलमेंथीस, एनालीडा, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, मोलस्का। सुनाओ, इतना सुनाओ। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथीस, एस्केलमेंथीस, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। इकाइनोडर्मेटा, हेमी, हेमी मतलब आधा कॉर्डेटा, हेमी कॉर्डेटा और कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमी कॉर्डेटा, कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमी कॉर्डेटा, कॉर्डेटा। शुरू से पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथीस, एस्केलमेंथीस, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। लास्ट टाइम, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटियलमेंथीस, एस्केलमेंथीस, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। बस इसे आप 10 से 5 बार बोलोगे, 5 से 10 बार, उसके बाद ये आपको कंप्लीट याद हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा समझना, जब भी पूरी बायोलॉजी में मैं कहीं पर भी कुछ पढ़ाऊं तो जो ग्रुप हम पहले पढ़ते हैं वो कम डेवलप होता है, जो ग्रुप हम बाद में पढ़ते हैं वो उससे ज्यादा डेवलप होता है। तो अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया, पर मुझे जल्दी से बताइए आप सभी लोग कि बताइए प्लेटियलमेंथीस में और आर्थ्रोपोडा में कौन ज्यादा डेवलप्ड होगा? आर्थ्रोपोडा सर, किसमें रिस्पायरेटरी सिस्टम डेवलप हुआ होगा? आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा। वेरी गुड। अच्छा बताओ, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, इनमें कौन ज्यादा डेवलप होगा? कॉर्डेटा सर, कॉर्डेटा, पक्का। अच्छा ये बताओ कि आर्थ्रोपोडा ज्यादा डेवलप है या कम? सर किसके रिस्पेक्ट? बिल्कुल सही, आर्थ्रोपोडा अपने ऊपर वालों के रिस्पेक्ट में ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन नीचे वालों के रिस्पेक्ट में कम डेवलप्ड है। तो कभी भी पूरी बायोलॉजी में हम कभी भी कोई ग्रुप पढ़ते हैं, क्या बोला? कोई ग्रुप पढ़ते हैं, तो याद रखना जो ग्रुप हम पहले पढ़ते हैं वो यूजुअली कम डेवलप्ड होगा और जो बाद में पढ़ेंगे वो ज्यादा डेवलप्ड होगा। चलो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, एक मेंबर है, एक स्पीसीज है, ठीक है, जिसका नाम है बिरोई। क्या नाम है? बिरोई। ठीक है, नाम सुना है कभी? क्या फर्क पड़ता है, फिलॉसफी पढ़ रहे हैं हम लोग अभी। ठीक है, बिरोई नाम का एक मेंबर है, ठीक है, और मैं इसकी कंपैरिजन करता हूं एक मेंबर से जिसका नाम है आपका चलिए हम लोग यहां पर ले लेते हैं लोआ लोआ से। लोआ लोआ एक मेंबर है, ठीक है, नाम सुना है? कभी नहीं सुना? कभी नहीं सुना? लोआ लोआ नहीं सुना? कोई बात नहीं, चलो चलो और इजी ले लें तुम्हारे लिए फिर हम, जो तुमने शायद कभी सुना हो। चलो हमने ले लिया प्रिस्टिस, सुना है? नहीं सुना? कोई बात नहीं बेटा, प्रिस्टिस, ठीक है, इधर नहीं सुना तो आज सुन लेंगे, ठीक है। अब बिरोई और प्रिस्टिस बताओ कौन ज्यादा डेवलप्ड है, बता सकते हो? नो सर, हाँ, लेकिन अगर मैं बता दूं किस ग्रुप में रखे गए हैं तो? बता देंगे। बिरोई रखा गया है टीनोफोरा में और प्रिस्टिस रखी गई है कॉर्डेटा में। अब बता दोनों में कौन ज्यादा डेवलप्ड है? वो सर प्रिस्टिस। कैसे पता? सर जो ग्रुप में लास्ट में होते हैं वो ज्यादा डेवलप होते हैं। बिल्कुल सही, इतनी बातें एकदम क्लियर। चलो ऐसे एक और एग्जांपल ले, यस सर। ठीक है। चलो अब मेरा एक एग्जांपल और आ रहा है, चलो ये बताओ ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है, ल्यूकोसोलेनिया, ठीक है, मैंने एक स्पीसीज ले ली, ठीक है, वैसे तो जीनस है, इतना टेंशन मत लो, चलो ल्यूकोसोलेनिया को मैं स्पीसीज बोल दे रहा हूं, ठीक है। ल्यूकोसोलेनिया मैंने लिया, ये एक ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है, और मैंने 3 ऑर्गेनिज्म लूंगा, ठीक है। अब तुम्हें तीनों बताना है, ऑर्डर बताना है, कौन ज्यादा डेवलप कौन कम, ठीक है। तो मैंने 1 नंबर इसको दिया और 2 नंबर पे मैंने ले लिया, चलो यहां पर मैंने ले लिया 2 नंबर पे आपका चलो 2 नंबर पे ले लिया टीनोप्लेना, ठीक है, और मैंने लास्ट नंबर पे ले लिया आपका लास्ट नंबर पे ले लिया टेरोपस, ठीक है, या चलो और कुछ ले लें, कैमिलस,
ठीक है, बता सकते हो कौन ज्यादा डेवलप्ड है कौन कम? नो सर, ऐसे नहीं। क्या बता दूं कि तुम बता दोगे? सर बता देंगे। क्या बता दूं? सर ग्रुप बता दीजिए किस ग्रुप के। गुड, अरे साहब चलो, ल्यूकोसेलेनिया बिलोंग करता है पोरीफेरा से, अच्छे से सुन लो। टीनोप्लेना बिलोंग करता है टीनोफोरा से, और कैमिलस बिलोंग करता है आपका कॉर्डेटा से। बताइए सबसे कम डेवलप्ड कौन है? वेट, थर्ड नंबर वाला कम डेवलप की हाँ कम, सबसे ऊपर वाला ये सबसे कम डेवलप्ड होगा। पक्का? गलत जवाब, सोच लो फिर। 110%। अच्छा, दूसरा वाला ज्यादा डेवलप्ड होगा? वेरी गुड, अरे वाह, अब भैया तुम लोग सीख सकते हो इसके बाद, ठीक है। तो पहला वाला सबसे कम डेवलप क्योंकि पोरीफेरा से बिलोंग करता है, टीनोप्लेना उससे ज्यादा डेवलप क्योंकि टीनोफोरा से बिलोंग करता है, कैमिलस कॉर्डेटा से बिलोंग करता है, ठीक है। आप अपने आप को शाबाशी ना दे, मैं अपने आप को दे सकता हूं, ठीक है। इधर तो अभी बेटा हमने यहां से काफी चीजें सीखी, ठीक है। तो अब देखो ये बेटा यहां से हम क्या करेंगे कि जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, हम सिर्फ इतने से देख के बता देंगे कौन ज्यादा डेवलप्ड है कौन कम। चलो अब मैं आपको एक चीज देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन है आपका चलो, जब हम पढ़ेंगे फाइलम कॉर्डेटा है, ठीक है। कॉर्डेटा एक ग्रुप है, क्या बोला? ग्रुप है। कॉर्डेटा एक ग्रुप है, ठीक है। कॉर्डेटा नाम के एक ग्रुप को, क्या मैं कॉर्डेटा को एक टैक्सॉन बोल सकता हूं? Yes, sir. वेरी गुड। कॉर्डेटा नाम के टैक्सॉन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। एक कहलाते हैं आपके यूरोकॉर्डेटा, नाम मत याद करना, फिर कह रहे हैं फिलॉसफी चल रही, कॉन्सेप्ट सीखो बस। अगले हैं आपके सिफेलोकॉर्डेटा, और लास्ट है आपके वर्टिब्रेटा, ठीक है। बताओ इन तीनों में सबसे ज्यादा डेवलप्ड कौन होगा? इन तीनों सर ज्यादा डेवलप कौन? यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा या वर्टिब्रेटा? इसमें कोई ज्यादा डेवलप नहीं होगा, इसमें फिक्स कैरेक्टर होंगे। नहीं, फिक्स कैरेक्टर होंगे ये तो ठीक है, लॉजिक वही यूज करो ना, जो पहले पढ़ा जाएगा वो कम डेवलप, जो बाद में पढ़ा जाएगा ज्यादा डेवलप। तो सबसे डेवलप कौन? वर्टिब्रेटा। इतनी बातें एकदम क्लियर। चलो ऐसे ही मैं तुमसे कह रहा हूं कि जब हम ब्रायोफाइट नाम का एक टैक्सॉन पढ़ेंगे, टैक्सॉन मतलब बायोलॉजिकल ग्रुप, ठीक है। ब्रायोफाइट्स नाम का टैक्सॉन पढ़ेंगे तो ब्रायोफाइट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस बड़े से ग्रुप को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहला होता है आपका लिवरवॉर्ट, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, दूसरा कहलाता है आपका हॉर्नवॉर्ट, और लास्ट कहलाता है आपका मॉसेस। बताइए इनमें सबसे ज्यादा डेवलप कौन? मोसेस। पक्का? चलो अगला बताओ। ऐसे बेटा जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे, ठीक है, किंगडम प्लांटी बड़ा ग्रुप है, इसको हमने डिवाइड किया 5 पार्ट में, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एनजीओ। सबसे कम डेवलप कौन? सबसे ए सर। ए क्या है? सर एल्गी। एल्गी, क्लियर। अब एक अच्छी सी बात बताओ, आपको पता है कि जल में ही जीवन बना और जल से जीवन है, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति मतलब लाइफ की ओरिजिन वाटर में हुई है और जल ही जीवन है, ठीक है। तो बेटा जो शुरुआती मेंबर होंगे, ठीक है, जो शुरुआती मेंबर होंगे, ठीक है, वो एक्वेटिक होंगे या टेरेस्ट्रियल होंगे, जमीन पर रहने वाले होंगे? एक्वेटिक होंगे सर, क्योंकि जल उनका शुरुआती, क्योंकि जल में ही जीवन की शुरुआत हुई है। अच्छा, अब मेरा इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के पहले मुझे एक बात बताओ कि जब भी कोई चीज बनती है तो पहले कॉम्प्लेक्स चीज बनती है, सिंपल चीज बनती है? सिंपल, गॉट इट, ठीक है। बेटा पहले के फोन आपने देखा होगा, ठीक है, गदर पिक्चर में सकीना यहाँ मुंह पे कुछ और लगाती हैं और फिर यहाँ कान में अलग सा फोन लगाती है ना, पहले वाले फोन चलते थे, फिर डायलिंग वाले फोन आए, है ना, फिर उसके बाद जो है फेंकना जरा, फिर उसके बाद आपका इस टाइप का मोबाइल फोन आया, ठीक है, इससे फेसबुक चलता है, व्हाट्सएप पक्का, शादी.com नहीं चलता है ना, फेंकना, फेंक दिया करो, ठीक है। अब ये सारी चीजें नहीं चलती इससे ना। इसके बाद आपका ये फोन आया, है ना, इतनी बातें क्लियर। तो क्या आप देख रहे हो इस चीज को कि जो चीज पहले बनती है वो सिंपल होती है कि कॉम्प्लेक्स? लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे वो जटिल होती जाती, कॉम्प्लेक्स होती जाती है, और कॉम्प्लेक्स होने के साथ साथ डेवलप होती जाती है। तो इसका मतलब हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे, सबसे सिंपल कौन, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, उससे कॉम्प्लेक्स, उससे कॉम्प्लेक्स, उससे कॉम्प्लेक्स, सबसे पहले कौन आया होगा, एल्गी। इतनी बातें एकदम क्लियर। चलो अब इस कॉन्सेप्ट को पीछे अप्लाई करो, सबसे पहले कौन आया होगा, उसके बाद कौन आया होगा, उसके बाद फिर बस ऐसे खट 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 बोलते चले जाओ, समझ में आ गई बात।
तो बेटा जो चीज पहले आई वो कम डेवलप्ड होगी, ठीक है, और सिंपल होगी। इतनी बातें एकदम क्लियर। जो चीज बाद में आई वो ज्यादा डेवलप्ड होगी और कॉम्प्लेक्स होगी। क्लियर है? चलो अब बेटा एक चीज यहां पर सीखना, और मैं तुम्हें यहां पर क्या बताता हूं समझना। क्या आपको पता है कि कोऑर्डिनेट और नॉन कोऑर्डिनेट के बीच में डिफरेंस क्या है? पता है? नो सर। बहुत ही आसान है। जो बेटा कॉल्ड नहीं, कैरेक्टर्स मत बताओ मुझे, ठीक है, कि नोटो कॉल्ड प्रेजेंट, नोटो कॉल्ड एब्सेंट, फिर ये फिलॉसफी नहीं, फिर आप मेन बायोलॉजी स्ट्रीम में घुस गए, है ना। बेटा कोऑर्डिनेट नॉन कोऑर्डिनेट में सबसे बड़ा डिफरेंस तुम सुन लो, जो कोऑर्डिनेटा है ये कोऑर्डिनेट्स हैं, बाकी जितने बचे नॉन कोऑर्डिनेट हैं। खत्म? अरे अबे कोऑर्डिनेटा में कोऑर्डिनेट, बाकी बचे नॉन कोऑर्डिनेट। इतनी बातें एकदम क्लियर। नॉन मतलब कोऑर्डिनेट नहीं है, ठीक है। शुरू वालों को हम बोलेंगे, ठीक है, शुरू वालों को बोलेंगे, आपके जो शुरू में जो मेंबर आपको मिल रहे हैं ये कहलाएंगे लोअर कोऑर्डिनेट, क्योंकि कम डेवलप्ड है। लोअर मतलब हाइट कम है डेवलपमेंट के आधार पर। लेकिन बाद वाले आपके क्या कहलाएंगे? हायर नॉन कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट बेटा कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट्स में कोऑर्डिनेटा सुना है? कोऑर्डिनेटा नाम का ग्रुप है। इसमें जो है जितने कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब जिनके पास नोटोकॉर्ड है, अभी आगे पढ़ोगे नोटोकॉर्ड क्या है, नर्व कॉर्ड क्या है, जितने आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेटा में रखे गए, बाकी बचे जितने हैं नॉन कोऑर्डिनेट हैं। टोटल कितने ग्रुप थे? 11। एनिमल किंगडम में 11 ग्रुप थे, ठीक है। कोऑर्डिनेटा में कोऑर्डिनेट्स रखे गए। बंद करिए इसको बंद करिए, आवाज आ रही है। बाकी बचे हुए क्या है? 10 के 10 आपके नॉन कोऑर्डिनेट। इतनी बात एकदम क्लियर। शुरू वाले लोअर नॉन कोऑर्डिनेट, बाद वाले हायर नॉन कोऑर्डिनेट। एक एक बच्चे को ये बात एकदम क्लियर हो गई है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बातें करते हैं। चलिए अब अगर मैं आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए, कि चलो हाँ इसी में बताओ बेटा, प्लांटी को बांटा गया एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एनजीओ। बताओ जल में जीवन बना? जल में जीवन बना या नहीं बना? तो बताओ सबसे पहले कौन आया? एल्गी, ठीक है। तो इसका मतलब शुरुआती मेंबर आपका उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कम या ज्यादा? हाथ ऐसे करो, मैं शपथ लेता हूं टाइप में, है ना। इंडिया इज माय कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर टाइप में, है ना। एल्गी कम डेवलप या ज्यादा? खट से मारा करो, कम या कम? कम या ज्यादा? कम। कॉम्प्लेक्सिटी कम। सिंप्लिसिटी कम। अबे कॉम्प्लेक्सिटी कम तो सिंप्लिसिटी ज्यादा। सबसे पहले कौन आया? एल्गी। अच्छा बताओ मैक्सिमम एक्वेटिक होंगे या टेरेस्ट्रियल? एक्वेटिक। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होगा। चलो एक बार यहां पर जो हमने डिवीजन किया है, बताओ अगर मैं तुमसे पूछूं पोरीफेरा क्या होंगे, एक्वेटिक होंगे या टेरेस्ट्रियल? मैक्सिमम पोरीफेरेंस आर एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि शुरुआती मेंबर पहले आया होगा। समझना, शुरुआती मेंबर पहले आया होगा। जो चीज शुरू में बनी होगी वो सिंपल होगी, मानते हो? सबसे सिंपल कौन होंगे? सिंपलेस्ट कौन होगा? पोरीफेरा। और शुरुआती मेंबर मतलब शुरुआत की बात हो रही है, तो इसका मतलब ये क्या होगा? एक्वेटिक। नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? एकदम क्लियर? नहीं समझ पाए मना कर दो। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? एकदम क्लियर। चलो यहां पर हमने काफी चीजें सीख ली, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहां पर हम चीजें एक नया टॉपिक सीखेंगे, दैट इज हायरार्की। हायरार्की क्या होती है, ठीक है। हायरार्की को डिफाइन करेंगे? हाँ बोलिए। अरे नहीं हमको नहीं आता, तुम बताओ हायरार्की का मतलब क्या है? तुम बताओ हायरार्की। हायरार्की का मतलब क्या? अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज हायरार्की, तो हायरार्की क्या है? बताओ, पता है या नहीं? पता, जो थोड़ा बहुत पता। अच्छा कभी सुना है हायरार्की वर्ड? सुना है? टेक्सोनोमिक हायरार्की ऐसा कुछ सुना है? ओके कोई बात नहीं। ओके देखो बेटा यही बायोलॉजी में समस्या है, हम टर्म्स को सुन सुन के उसके आदी बन जाते हैं, लेकिन हमें उसका सही मतलब नहीं पता होता। अच्छा क्या लगता है हायरार्की बायो का वर्ड है कि इंग्लिश का? जल्दी। बायो का होगा सर। इंग्लिश का टर्म है, समझना। ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है, फिलॉसफी में सिखा रहा हूं, अच्छे से सीखो। बायो में बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड यूज होते हैं जो कि इंग्लिश के नॉर्मल टर्म्स हैं, लेकिन आप कभी सुने नहीं होते हो क्योंकि आपकी इंग्लिश काफी अच्छी होती है, आप न्यूयॉर्क बोर्ड से बिलोंग करते हो, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि आप उन्हें बायोलॉजिकल टर्म समझ लेते हो, पर वो जनरल इंग्लिश का टर्म है। अच्छा एवोल्यूशन क्या है? बायोलॉजिकल टर्म है कि इंग्लिश का? एवोल्यूशन इंग्लिश का टर्म है, ठीक है। एवोल्यूशन इंग्लिश का टर्म है। एवोल्यूशन का मतलब होता है वक्त के साथ हो रहा चेंज,
किसी भी चीज में, मोबाइल फोन में चेंज हुआ कि नहीं हुआ? सिंपल से कॉम्प्लेक्स ही कॉम्प्लेक्स से सिंपल की तरफ बना, सिंप्लेक्स से कॉम्प्लेक्स, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना, तो ये भी कहलाएगा मोबाइल फोन का एवोल्यूशन। समझ में आया? तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसलिए चलो अभी तो पूरा सेशन बाकी है, तो चलो पहले मैं हायरार्की सिखाता हूं। हायरार्की इंग्लिश का एक सिंपल सा टर्म है जिसका मतलब क्या होता है समझना। किसी भी चीज का बढ़ता हुआ या घटता हुआ सीक्वेंस क्या कहलाएगा? हायरार्की। मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का बढ़ता या घटता हुआ सीक्वेंस क्या कहलाएगा? हायरार्की। इतनी बातें एकदम क्लियर? चलो मुझे बताओ, यहां पर मैं नंबर्स दे रहा हूं 2 3 4 5 6 और 9, मेरा मन। तो बताओ ये हायरार्की है या नहीं है? Yes, sir. है? Yes, sir. लेकिन ये असेंडिंग मतलब बढ़ती हुई हायरार्की है या घटती हुई? बढ़ती हुई, तो इसे हम बोलेंगे असेंडिंग हायरार्की। चलो अगला 9 8 7 6, अगला 5 गलत 3, मेरा मन 2 1। बताओ ये बढ़ती हुई हायरार्की है, घटती हुई हायरार्की है? डिसेंडिंग है पक्का। हायरार्की का मतलब हुआ किसी भी चीज का बढ़ता हुआ या घटता हुआ क्रम, असेंडिंग और डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ एनीथिंग। चलो अगला, ठीक है, एक कोरोना, शांति में बैठो। अगला बेटा ये बताओ 93 125 138 149 132 हायरार्की असेंडिंग डिसेंडिंग? Ascending। घंटा, ये हायरार्की नहीं है क्योंकि लास्ट वाला देखिए आप, समझ में आया? असेंडिंग और डिसेंडिंग, बस ऐसे गलतियां करा करा के इतना सिखा दूंगा सब, है ना? तो समझना किसी भी चीज का बढ़ता या घटता हुआ क्रम। यहां लफड़ा क्या हो रहा है? लफड़ा हो रहा है आपका 132, क्योंकि बेटा अगर ये बढ़ती हुई हायरार्की है तो यहां 132 कैसे आ गया? यहां 149 के बाद क्या आना चाहिए था? सर आप जो ले हाँ मोर देन 149, हाँ, मोर देन 149 क्या आ सकता था? कुछ भी आप सर जो ले नहीं ऐसा थोड़ी, आप 149 के बाद 150 आता बेटा। अरे मानते हो या नहीं? यस सर। मानते हो? गलत। 149 के बाद 149.1 भी तो आएगा। चलो खैर, कुछ भी बोलो उसे गलत प्रूव करना है मुझे, ठीक है? चलो अपार्ट फ्रॉम दिस सार्कास्म, तो हायरार्की आप समझ चुके हो, है ना? तो लिखिए इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग सीक्वेंस, या ऑर्डर लिखिए, ऑर्डर ज्यादा अच्छा है। असेंडिंग और डिसेंडिंग, बढ़ता या घटता हुआ ऑर्डर। अब इस कॉल्ड हायरार्की, ये सब आप अपनी तरफ से लिखिए, बकवास की बात नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है? चलिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है? चलिए फिर अब हम आगे बात करते हैं। अब यहां पर हम एक बड़ी सी हायरार्की देखेंगे, उसे अच्छे से देखिएगा, ठीक है? बायो का सुपर बेसिक है ये, ठीक है? ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है? चलो ये बताओ सबसे छोटी चीज जो अभी तक हमें पता है वो क्या है? अरे बायोलॉजी से थोड़ा बाहर आओ। इस हैव अ साइलेंस प्लीज, ठीक है? इस ब्रह्मांड में जो सबसे छोटी चीज, इस यूनिवर्स में सबसे छोटी चीज आपने क्या देखी है? अभी तक आपको पता क्या है, बस ये मैं पूछ रहा हूं। देखी नहीं? चींटी। चींटी से छोटा कुछ नहीं देखा? बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप से नहीं देखा? देखा नहीं है सर। मतलब कॉमन सेंस लगाओ यार, सबसे छोटी चीज देखे तो तुम कुछ भी नहीं हो, ठीक है? जो देखना है वो देखते नहीं हो, ठीक है? जो नहीं देखना होता वही देखते हो। तो मेरी बात समझना, मैं क्या कह रहा हूं कि इस ब्रह्मांड में जो हमें सबसे छोटी चीज पता है वो है क्वार्क। बैक्टीरिया लाखों एटम का बना हुआ है, ठीक है? देखा कहने का मतलब हमने जाना है, ठीक है? वो है क्वार्क, ठीक है? आपके सिलेबस में नहीं है, अप डाउन ब्यूटी बॉटम ये सब आपके सिलेबस में नहीं, ठीक है? ये जो क्वार्क्स होते हैं ये मिलकर बनाते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो सुना होगा, ठीक है? तो चलो हम क्वार्क से नहीं शुरू करते हैं, मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से शुरू करते हैं क्योंकि क्वार्क आपके नीट के सिलेबस में नहीं है, ठीक है? तो बेटा ये मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन, जस्ट अ सेकेंड, ये मैंने आपका लिखा इलेक्ट्रॉन, ठीक है? ये मैंने लिख दिया प्रोटॉन और ये लिख दिया एन से न्यूट्रॉन, ठीक है? चलो देखना जरा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है? न्यूट्रॉन आप सभी को पता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, प्रोटॉन चारों तरफ
बकवास नहीं, प्रोटॉन भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। ओ सॉरी सर, नहीं, प्रेजेंस ऑफ माइंड तेज करो, एग्जाम में इसी को कहते हैं सिली मिस्टेक। फिर कहोगे सिल्ली हो गई, सिल्ली हो गई, हाँ इधर। और इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहा होता है, इतनी बात एकदम क्लियर। और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एटम। ठीक है, आप समझना, एटम सही से बोलो बेटा, एटम है ना, थोड़ा सा मिसप्रोनाउंस होगा ना तो कुछ और निकल जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मिलकर बनाते हैं एटम। एटम जैसे आप लिख सकते हो कार्बन का एटम, ठीक है, ऑक्सीजन का एटम, हाइड्रोजन का एटम होता है, ठीक है, आपका नाइट्रोजन का एटम, ठीक है। अब एटम जब मिलते हैं तो ये बनाते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोला, एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये अगर आपस में बॉन्ड बना लें तो क्या बन जाता है, H2O, ठीक है। और भी चीजें बन सकती हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अब बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन या कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, या कार्बन ट्राई, है ना, ट्राई ऑक्साइड एग्जिस्ट नहीं करती है। आगे बढ़ो, चलो अब इधर देखो बेटा, कुछ वैलेंसी की कदर करो, रिस्पेक्ट करो, है ना। अब बेटा नाइट्रोजन के दो एटम आपस में मिलकर N2 बना सकते हैं, है ना। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना सकती है, ठीक है, NO2 NO, है ना, मानते हो। चलो यहां पर क्योंकि हम बायो की बात कर रहे हैं तो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से इन्हें बॉन्ड कर दिया, इनमें बॉन्ड बन गया, और बॉन्ड बनने के बाद जो आपका सब्सटेंस बना हमने उसे क्या बोल दिया, मॉलिक्यूल। इतनी बातें एकदम क्लियर। चलो बताओ यहां पर असेंडिंग हायरार्की है या नहीं है, असेंडिंग आएगा, पहले बता हायरार्की है या नहीं है, असेंडिंग है डिसेंडिंग है, पक्का। तो ये हायरार्की है, मानते हो तुम इस बात को, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करती है, जलने को सपोर्ट करती है, या जलने को इनहिबिट करती है, सपोर्ट करती है। अगर आप कभी माचिस जलाओ और अपना हाथ पूरा ऐसे बंद कर दो तो माचिस बुझ जाती है, क्योंकि जलने के लिए, कंबशन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कहीं ना कहीं दोनों कंबशन से रिलेटेड है, एक्सेप्टेड ना। लेकिन पानी जो है आप आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करते हो, तो इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, क्या वही प्रॉपर्टी H2O की भी है। इसका मतलब सोचो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से बना है पानी, और ऑक्सीजन जलने को सपोर्ट कर रही है, हाइड्रोजन खुदा जलता है, और दोनों के मिलने से जो पानी बना वो जलने के अगेंस्ट काम करता है, मानते हो ना। तो इसका मतलब आग लग गई, क्या डालते हो, पानी, है ना। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि इस बात पर जो भी मॉलिक्यूल है उसकी प्रॉपर्टी इस बात पर नहीं डिपेंड करेगी कि वो किस एटम से बना हुआ है। नहीं समझ पाए मेरी बात, जो भी मॉलिक्यूल है वो उसकी प्रॉपर्टी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि वो किस तरीके के एटम से बना हुआ है, तो वो डिपेंड करती है किस बात पर, वो डिपेंड करती है इस बात पे कि इनमें आपसी इंटरेक्शन कैसा है, इनमें आपसी बॉन्डिंग कैसी है, और बॉन्डिंग के बाद नई प्रॉपर्टी उभर के क्या आती है, मानते हो, पक्का। चलो ऐसे ही बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा, नेगेटिव। वेरी गुड। प्रोटॉन के ऊपर, कोई नहीं, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज ही नहीं होता है, पॉजिटिव होगा। हाँ पॉजिटिव, तो इतना घबराते क्यों। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, लेकिन एटम न्यूट्रल, एटम तो न्यूट्रल होता है। तो सोचो जिन चीजों से एटम बना है उसकी प्रॉपर्टी क्या उन चीजों से मैच कर रही है, इनके आपसी इंटरेक्शन की वजह से, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, चार्ज कैंसिल, ठीक है। अब बेटा इसका मतलब मैं यहां पर एक स्टेटमेंट पास कर सकता हूं कि हायरार्की में जो हायर है, हायर मतलब बड़ा है, कौन बड़ा है, ये बताओ, एटम बड़ा है या छोटा है, छोटा। किसकी तुलना में, मॉलिक्यूल की तुलना में छोटा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तुलना में बड़ा है। तो बेटा मैं क्या कह रहा हूं, जो भी चीज हायर लेवल पर आएगी उसकी प्रॉपर्टी इस बात पर नहीं डिपेंड करती कि वो किन चीजों से बना है, मतलब जिन चीजों से बना उनकी क्या प्रॉपर्टी है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करेगी कि उनका आपसी इंटरेक्शन कैसा है। क्लियर है, पक्का, आपसी इंटरेक्शन कैसा है। अब मेरी बात समझना, इंटरेक्शन मतलब अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन, मतलब नेट रिजल्ट कैसा है, ठीक है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं थिंग एट हायर लेवल, या थिंग एट हायर हायरार्की, चीजें जो हायर हायरार्की पर रखी गई हैं, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टी उनके कंस्टिट्यूएंट, कंस्टिट्यूएंट मतलब घटक, जिन चीजों से वो बना है उनके कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि उनके कंस्टिट्यूएंट के आपसी इंटरेक्शन पर डिपेंड करती है। इतनी बातें एकदम क्लियर।
अब बेटा ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर आपके बनाते हैं सेल ऑर्गेनल्स। सेल ऑर्गेनल कहने का मतलब क्या है? सेल के अंग, वो चीजें जो मिलकर क्या बनाए? सेल बनाए, उनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल। क्लियर है? सेल के पार्ट्स। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर बेटा हम सेल के अंदर न्यूक्लियस पढ़ते हैं, न्यूक्लियस पार्ट है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाम ना याद हो कोई बात नहीं, याद है तो बहुत अच्छी बात है, जीनियस है आप। ठीक है, गोल्जी बॉडी पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, प्लांट है तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया इसके? सेल ऑर्गेनल। राइबोसोम हो गया। ठीक है, मतलब सेल के पार्ट्स क्या कहलाएंगे? सेल ऑर्गेनल। अब मेरा एक सवाल है, क्या मैं कह सकता हूं ढेर सारे सेल ऑर्गेनल मिलकर सेल बनाते हैं? हाँ या ना? अब मुझे एक चीज बताओ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं सेल ऑर्गेनल के बाद ऐसे एरो लगा दिया, मतलब ढेर सारी चीजें आपस में मिल रही हैं, क्या बनाई? सेल। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये बताइए सेल की प्रॉपर्टी और सेल ऑर्गेनल की प्रॉपर्टी आपस में मैच करेगी या नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी सर, क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं। हाँ, क्या सेल की प्रॉपर्टी सेल ऑर्गेनल की प्रॉपर्टी से पूरी मैच कर जाएगी? बल्कि इस बात पर डिपेंड करेगी कि इनका आपसी इंटरेक्शन कैसा है। सेल की तो भाई एक ही प्रॉपर्टी है, जिंदा रहना है। ठीक है, क्या माइटोकॉन्ड्रिया की प्रॉपर्टी जिंदा रहना है? ना, उसका काम है एनर्जी पैदा करना। क्लोरोप्लास्ट का काम है खाना बनाना। ठीक है, सेल का काम खाना बनाना थोड़ी आप बोलते हो, सेल का काम है जिंदा रहना। तो सेल की प्रॉपर्टी जो कि हायरार्की पे रखा है, समझ पाए? नहीं समझ पाए? Yes, sir. मना कर दो। नहीं समझ पाए? नो सर। कसम से? नहीं सर, समझ गए। तो हमारी बात ना मानो ना, हमारी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. हैं? Yes, sir. समझ में कैसे नहीं आएगी बेटा, बाप पढ़ा रहा है। इधर देखो, अब तुम सेल की प्रॉपर्टी क्योंकि हायरार्की पे रखा है, सेल की प्रॉपर्टी इस बात पर नहीं डिपेंड करती कि जिन सेल ऑर्गेनल ने मिलकर उसे बनाया है उनकी प्रॉपर्टी क्या है, बल्कि इस बात पर डिपेंड करती है कि उनका आपसी मिलन। आहा, मिलन कैसा है? अबे खुराफाती, अट्रैक्शन नहीं, इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन में दो चीजें आ जाती हैं, अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन। नहीं, बॉन्ड नहीं, बॉन्ड इधर बन रहा है। ठीक है, बॉन्ड इधर बन रहा है। बॉन्ड वर्ड, हाँ, अगर इंग्लिश वाला बॉन्ड टर्म यूज कर दो कर सकते हो, पर बायोलॉजी में आप ऐसे यूज नहीं करोगे। ठीक है बेटा, सेल्स मिलकर आपकी टिश्यू बनाती हैं। क्या बनाती हैं? क्या बनाती हैं? टिश्यू। ठीक है, सेल्स मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू। अब बेटा सेल अगर आप प्लांट पढ़ोगे तो आप पढ़ते हो पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इस तरीके की आप सेल्स पढ़ते हो ना, पैरेनकाइमेटस सेल, कॉलेनकाइमेटस सेल। ठीक है, अब वैसे ही आप हम लोगों में पढ़ते हो कार्डियक सेल। ठीक है, इंटेस्टाइन की सेल है तो इंटेरोनिक सेल। हिपर मतलब लिवर, लिवर की सेल है हिपैटिक सेल। हार्ट की सेल है तो कार्डियक सेल। इतनी बात एकदम क्लियर? अच्छा, अब बेटा सेल मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू। इतनी बातें एकदम क्लियर? मतलब ढेर सारी अगर हमने सेल ले ली, ठीक है, और ये सारी सेल किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, तो ये सारी सेल मिलकर क्या कहलाती हैं? टिश्यू। ठीक है, और ऐसे ही आपके ढेर सारे टिश्यू मिलकर आपके बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन कहने का मतलब क्या हुआ आपका? जैसे हार्ट हो गया, लिवर हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ओसोफेगस हो गया। समझ में आ गया? अब चलो यहां मैं कुछ ऑर्गन्स के नाम लिख दे रहा हूं, ओसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन। ठीक है, स्टमक, चलो इधर देखना, स्टमक और इंटेस्टाइन। अच्छा, अब इधर देखना बेटा, यहां मैंने क्या किया, ये एक स्पाइक कट वाला ह्यूमन बनाया। ठीक है, और ये हो गई उसकी बक्कल कैविटी, ये आ गई आपकी ओसोफेगस, फिर क्या हो गया? स्टमक, फिर ऐसे आ गई इसकी इंटेस्टाइन। तो ओसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन, पहले कायदे से देखकर बताओ इन तीनों का काम डाइजेशन में है कि रिस्पायरेशन में? डाइजेशन में। वेरी गुड। तो मैं कह सकता हूं कि ये ऑर्गन्स मिलकर, जब मैंने कल बताया था सिस्टम की डेफिनेशन याद है? याद है? जब दो या दो से ज्यादा चीजें मिलकर किसी पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करें और उनमें से किसी भी एक चीज को निकाल लें तो सिस्टम का फंक्शन प्रभावित होना चाहिए। तो मैं कह सकता हूं ओसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन तीनों का काम किसमें है? डाइजेशन में। पक्का? तो पार्टिकुलर फंक्शन है। किसी एक चीज को निकालोगे तो डाइजेशन कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब होगा। तो इसका मतलब ये तीनों मिलकर आपका यहां पर क्या बना रही हैं? सिस्टम। ये सिस्टम किसकी मदद से बना है? किसके जुड़ने से बना है? ऑर्गन। तो क्या मैं इसे ऑर्गन सिस्टम कह सकता हूं? बिल्कुल सही, एकदम क्लियर। ऑर्गन मिलकर क्या बना है? ऑर्गन सिस्टम। देखो ये तुम्हें पता है वो अलग चीज है, लेकिन क्या तुम्हें इस तरीके से आइडिया था? इस तरीके से अब सोच लिया? पक्का? अब बेटा हम बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम बॉडी में पढ़ते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम,
आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, आपका इंडोक्राइन सिस्टम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, एक दूसरे के साथ सिंक्रनी स्थापित करते हैं, तब जाकर बनता है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। बोलो, मानते हो भाई? डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रीटरी, स्केलेटल, मस्कुलर, न्यूरो, इंडोक्राइन, रिप्रोडक्टिव, ये सारे सिस्टम आपस में एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, एक दूसरे के साथ मिल बांट कर काम करते हैं और एक इंटीग्रेटेड, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं। और इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिज्म। इतनी बातें क्लियर? तो मैं कह सकता हूं ढेर सारे ऑर्गन सिस्टम, जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, डीएस लिख दिया, रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम और फलाने फलाने धमाके, ठीक है? ये सारे सिस्टम मिलकर बनाते हैं ऑर्गेनिज्म। बेटा ये जो ऑर्गेनिज्म है, इसके नाम को पकड़ो, ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब ऑर्गेनाइज्ड। हमारी बॉडी में लिवर कहां पर है? यहां घुटने में? अच्छा, यहां पे? पक्का यहां पर है, ठीक है? हर चीज हमारी बॉडी में क्या है? ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है? देखो ऑर्गेनाइजेशन दिख रहा है यहां पर। तो बताओ ये पूरी असेंडिंग हायरार्की है या डिसेंडिंग हायरार्की है? जल्दी। हाँ, कैसे तुम्हें पता? देख रहा है इसलिए पता है, बात खत्म, ठीक है? अब बताओ, मैंने आपको एक लॉजिक सिखाया था कि हायर हायरार्की पे जो चीज है, ठीक है, जो कोई भी चीज जो हायर उस पर रखी गई, हायर लेवल पर, उसकी प्रॉपर्टी लो जिनसे वो बना है उससे मैच करेगी? नो सर। उनके इंटरेक्शन पर डिपेंड करेगी। गॉट इट? तो ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी ऑर्गन सिस्टम की प्रॉपर्टी से मैच करेगी? नो सर। बल्कि इनके आपसी इंटरेक्शन पर डिपेंड करेगी। मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिज्म धरती पर किस लिए आया है? दो काम के लिए, सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन। और ये कब होगा? जब ये सभी ऑर्गन सिस्टम आपस में एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे, सामंजस्य स्थापित करेंगे। इनमें से एक भी सिस्टम धोखा दे दिया, मान लो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ने धोखा दे दिया, तो रिप्रोडक्शन हो पाएगा? और ऑर्गेनिज्म मैंने क्या कहा? दो कामों के लिए आया था, समझ में आया? गोल्डन पॉइंट ऐसे यूज होंगे साल भर, ठीक है? सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन, ठीक है? अब बताओ, सर्कुलेटरी ने धोखा दे दिया, हल्ट ने कहा नहीं जाओ आज हम पंपिंग नहीं करेंगे, तो सर्वाइव ही नहीं करोगे, रिप्रोड्यूस तो भूल जाओ, भी वो सेकेंडरी हो गया, ठीक है? डाइजेस्टिव नहीं काम किया तो भी जिंदा नहीं रहोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का फंक्शन है, ठीक है? ऑर्गेनिज्म हायर हायरार्की पे है कि लोअर? अभी तक तो सबसे हायर है, जितना भी पढ़े हो, ठीक है? अब इसका मतलब ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी ऑर्गन सिस्टम की प्रॉपर्टी से मैच कर रही है क्या? नो सर। नहीं। क्या कोई भी ऑर्गन सिस्टम ऐसा है जो सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन जैसी चीजें पर्सनली, क्या आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी क्या खुद को रिप्रोड्यूस करता है क्या? क्या रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक और रिप्रोडक्टिव सिस्टम पैदा कर देता है? ऐसा है? हमें तुम्हें लग रहा है तुम्हारे केस में? अच्छा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सारे आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं ताकि आप सर्वाइव कर सको और रिप्रोड्यूस कर सको, ठीक है? तो एक नोट पॉइंट करके लिखिएगा, लिखिएगा, नोट पॉइंट करिएगा, लिखिए बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ थिंग्स एट हायर हायरार्की, properties of things at higher hierarchy properties of things at higher hierarchy does not depend on, ग्रामर को इग्नोर करिएगा, does not depend on डिपेंड्स ऑन, लिख लिया? दैट डज नॉट डिपेंड्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट, बट डिपेंड्स ऑन, बट डिपेंड्स ऑन, बट डिपेंड्स ऑन, लिख लिया? शुरू से बोलें? लिख लिया? बट डिपेंड्स ऑन इंटरेक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट, इंटरेक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट। एग्जाम्पल,
प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू, एग्जाम्पल एक लिख लीजिए, टिश्यू उठा लें तो टिश्यू की प्रॉपर्टी सेल की प्रॉपर्टी से मैच कर रही होगी पूरी ना। अच्छा गुड गुड। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट प्रेजेंट इन द कंस्टिट्यूएंट सेल्स। टिश्यू की प्रॉपर्टी वो जिन सेल से बनी है उनमें प्रेजेंट नहीं होती है। प्रॉपर्टी ऑफ टिश्यू आर नॉट डिपेंडेंट are not present in the constituent cell but arise as a result, लिखो as a result of interaction among the constituent cell, among the constituent cell, among मतलब आपस में, जो constituent cell का आपसे इंटरेक्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से हम पार्ट सेकंड खत्म करते हैं। ठीक है, कल हमारा लास्ट लेक्चर होगा फिलॉसफी ऑफ बायोलॉजी पर। दिस इज साहिल सिद्दीकी, थैंक यू, धन्यवाद।